हेलो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं जी। अगला मिशन है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड है, ऐसी एग्रीकल्चर जो कि सस्टेनेबल हो, मीन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी उसकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट ना हो और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हो। एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कैसे? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी by developing improved varieties of crops and livestock। हमारी अनाज, क्रॉप्स और लाइवस्टॉक की अच्छी वैरायटियां डेवलप करनी है। कैसे? यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम लाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस जनरेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट द फील्ड लेवल। तो जो जो टेक्नोलॉजी लैब में बनाई है तो उनको फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। डिवाइस प्लान फॉर एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो डिफरेंट जो हमारे क्लाइमेट के जोन है तो उस हिसाब से कौन कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है, उस हिसाब से प्लान बनाना। फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट थ्रू प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म। प्रॉपर वेदर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो जो हमारे पास ज्ञान है, जानकारी है, इंफॉर्मेशन है और अदर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो जनता तक पहुंचानी। प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर हो जाए तो इंश्योरेंस होनी चाहिए। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये भी है। जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारे पास नॉलेज है उसके ऊपर फोकस करना, उसको इकट्ठा करना और जनता तक भी पहुंचाना। देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन R&D रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। किससे संबंधित? क्लाइमेट चेंज से संबंधित। इसको इकट्ठा लिखो। द अबव मिशन एम्स एट फॉर्मुलेटिंग नेटवर्क्स। तो जो हम मिशन पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का आपस में लिंक बनाना है, नेटवर्क बनाना है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट कम हो और सबको अच्छे से एक दूसरे का फायदा हो। अमंग दीज नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एंड फैसिलिटेटिंग कोलैबोरेटिंग रिसर्च एंड डाटा शेयरिंग। तो आपस में रिसर्च का कोलैबोरेशन और डाटा शेयरिंग का क्या करना है, फैसिलिटेशन करना है। जो जो उन्होंने रिसर्च की है उसमें आपस में सहयोग, और जो जो डाटा अगर एक ने इकट्ठा किया तो वो दूसरे के काम आ सके, तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम हो। आगे है जी नेशनल बायो एनर्जी मिशन। तो हमारे 8 मिशन पूरे हो गए, ये अलग से मिशन है। वो वाले मिशन पहले हमने 8 पढ़े जो, वो NAPCC नेशनल है ना प्रोग्राम जो हमारा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन प्रोग्राम, उसके तहत थे। तो अब हम डिफरेंट रूप से अलग से जो हमारे कुछ मिशन है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। नेशनल बायो एनर्जी मिशन, बायो मतलब लाइफ से एनर्जी बनानी। इट एम्स एट प्रमोशन ऑफ बायो एनर्जी। तो जो बायो एनर्जी है उसको प्रमोट करना। अब बायो एनर्जी क्या है? इट इज ए रिन्यूएबल एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज, जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेज से हम ड्राइव करते हैं, मोस्ट नोटेबली फ्रॉम प्लांट मटेरियल्स। तो प्लांट मटेरियल्स से ज़्यादा हम इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, जैसे इसका हम कह लो कि चारकोल बना लिया, मतलब पेड़ की लकड़ियों को ठीक कंट्रोल्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देकर, जहाँ आप इनके विघटन से मीथेन गैस बना ली, इस प्रकार पत्तों के विघटन से मीथेन गैस बना ली डिकम्पोजिशन से। तो उस प्रकार बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से हम रिन्यूएबल एनर्जी बनाते हैं। आगे है जी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो जो हमारे बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, तो वो कितनी एनर्जी यूज करती है ताकि बहुत अधिक एनर्जी को वो सेव कर सके, उस हिसाब से इनके लिए कोड बना देंगे हम। दीज कोड्स एम एट मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। ऐसी बिल्डिंग जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो, मतलब कम रिसोर्स को यूज करके, कम फ्यूल को यूज करके अधिक एनर्जी पैदा करे, एक बात। और दूसरा, जैसे कुछ ऐसे इनका स्ट्रक्चर बनाई जाए कि जैसे सूरज की रोशनी को अधिक से अधिक यूटिलाइज कर ले। न्यू एंड लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स विल बी डिजाइन्ड इन सच ए वे सो एज टू ऑप्टिमाइज देयर एनर्जी डिमांड्स। जो नई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको ऐसे डिजाइन करना है
ताकि उनकी एनर्जी डिमांड्स ऑप्टिमाइज हो जाए। मतलब हमको खुद से बहुत ज़्यादा एनर्जी ना प्रोडक्शन करनी पड़े, तो जितनी प्रोड्यूस की उसका एफिशिएंट यूज हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है ना, लोकेशन के हिसाब से। जैसे उदाहरण देखो, यूजिंग सन्स रेज इफेक्टिवली, तो जो सूरज की किरणें हैं उनको ढंग से अगर हम यूज करेंगे तो रोशनी भी हम ले सकते हैं, सोलर एनर्जी का भी प्रोडक्शन हो सकता है। एट प्रेजेंट कंप्लायंस विथ दीज कोड्स आर वॉलंटरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है जो बिल्डिंग कोड वाला है हमारे पास रूल, क्या जो बड़ी बिल्डिंगें हैं उनके लिए ये कंपलसरी है? नहीं, अभी तक क्या है, ये कंपलसरी नहीं है, क्या है, वॉलंटरी है। मीन्स इट इज नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो दिस रूल्स। वो क्या है, लीगली बाउंड नहीं है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि इन रूल्स को फॉलो करे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रखना है। आगे है जी ग्रीन बिल्डिंग्स। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब ये नहीं जिनका कलर बाहर से हरा होता है। इसका क्या मतलब है, इन दी ग्रीन बिल्डिंग एनर्जी इज एफिशिएंटली यूज्ड। ठीक है ना, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है और जो हमारी एनर्जी है वो एफिशिएंटली यूज होती है, अधिक एनर्जी वेस्टेज नहीं होती। द बिल्डिंग इज डिजाइंड इन सच ए वे सो एज टू एफिशिएंटली यूज HVAC। इसकी ऐसी डिजाइन की जाती है कि जो हमारी हीटिंग है, वेंटिलेशन है एंड एयर कंडीशनिंग है, ये सारी एनर्जी के जितने फॉर्म है ना, हीटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, जहाँ पर एनर्जी यूज होती है, इन सबको हम एफिशिएंटली यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी को, लाइटिंग को, वाटर हीटिंग को, इन सबको एफिशिएंटली यूज करें। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनटू द बिल्डिंग। बिल्डिंग में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी यूज करें। कैसे, जैसे सोलर पैनल लगा दिए जाए कुछ, सो एज टू जनरेट रिन्यूएबल एनर्जी ऑन द साइट। ये बात है। आगे है जी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल से बिल्डिंग बनी है वो उसकी सिलेक्शन ऐसे करो दैट आर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल, जो कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल हो, अधिक वातावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो। फॉर एग्जांपल मटेरियल्स हैविंग लार्ज रिसाइक्लेबल कंटेंट। तो अगर रिसाइक्लेबल मटेरियल ज़्यादा यूज किया, इसका मतलब भी हमको अलग से मटेरियल फिर प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी विद लो एमिशन पोटेंशियल एक्सेट्रा, ये दूसरा है एग्जांपल। रिन्यूएबल एनर्जी विद लो एमिशन पोटेंशियल, जिसका वेस्टेज और पोल्यूटेड जो गैसेस निकलती हैं वो कम हो, ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करो। प्रॉपर सिस्टम ऑफ वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का अच्छा सिस्टम हो, चाहे वेस्ट की बात हो चाहे वाटर की बात हो, सो दैट लेस वेस्ट इज जनरेटेड, ये बात होगी। प्रॉपर इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, फॉर एग्जांपल मेंटेनिंग इंडोर लाइटनिंग फॉर प्रॉपर थर्मल एंड विजुअल कंफर्ट। इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी सही रखो, अंदर घरों के अंदर की रोशनी प्रॉपर लेवल की रखो, अधिक चमक दमक वाली कम रखो ताकि खुद को भी कंफर्ट हो। एंड मेंटेनिंग इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी मतलब वेंटिलेशन हो, तो कमरे के अंदर जो कई प्रकार के हमारे सो कॉल्ड है बदबू वगैरह है वो निकल जाए, जब वैसे भी कोई हार्मफुल गैसेस है वो कमरे के अंदर जमा ना रहे हमारे अंदर घरों में, बस वेंटिलेट हो जाए, हवा के थ्रू बाहर चली जाए। आगे है जी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, गृहा सिस्टम क्या होता है जी, तो ये हम ग्रीन रेटिंग देते हैं बिल्डिंग्स को। तो ये क्वेश्चन आ सकता है गृहा क्या है, इट इज ए ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, भी हमारी बिल्डिंग कितनी ग्रीन है, कितनी ग्रीन मतलब कितनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करती है, कितनी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इट इज आल्सो ए वॉलंटरी स्कीम, ये भी क्या है, वॉलंटरी, कानूनी रूप से ऑब्लिगेशन नहीं है। इट एम्स एट अचीविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दीज बिल्डिंग्स बाय असेसिंग हैबिटेट अगेंस्ट सम सेट पैरामीटर। तो पैरामीटर के हिसाब से देखते हैं भी हाँ भी ये कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है, कितना एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से यूज होती है, ये सब बातें हैं जी। ठीक है जी। आगे बात आती है जी पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये पेरिस एग्रीमेंट पिछले कुछ सालों से काफी न्यूज में है। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था जब कन्वेंशन हुई थी UNFCCC की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कन्वेंशन होती है हर साल के अंत में, तो जब 2015 में पेरिस में हुई थी तो काफी
इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन आई थी। ठीक, तो इसी के अंडर हमने अपना जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला प्रोग्राम लॉन्च किया था इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? गुरुग्राम में। तो पेरिस एग्रीमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ लेते हैं। द पेरिस एग्रीमेंट इज ए लीगली बाइंडिंग, ये कानूनी रूप से क्या है? बाइंडिंग है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज। इट वॉज अडॉप्टेड बाय 196 पार्टीज एट COP21 इन पेरिस ऑन 12 दिसंबर 2015। कब? 2015 को। एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016। अगले साल ये क्या है? एंटर इनटू फोर्स मतलब लागू हो गई। इट्स गोल इज टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये याद रखना आपने। क्या है एम पेरिस क्लाइमेट डील में? कि 2 डिग्री सेल्सियस से तो हमने कम करना है टेम्परेचर, कोशिश करनी है प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उस समय जितना था उसके हिसाब से हम अब क्या है, आज 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर हमारा ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर 1.5 डिग्री के नीचे नीचे हमने रखना है प्रेफरेबली, और ओवरऑल कम 2 डिग्री सेल्सियस तो कम रखना ही रखना है, और उसमें भी क्या प्रेफर करनी है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट है डाटा। क्या है हमारे टारगेट्स? टू अचीव दिस लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल, इस लक्ष्य को पूर्ति के लिए कंट्रीज एम टू रीच ग्लोबल पीकिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एज सून एज पॉसिबल। तो कंट्रीज से अपेक्षा की जाती है, देशों से ये अपेक्षा की जाती है कि आपने जितना जल्दी हो सके अपना पीक, अधिक से अधिक आप कितना ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस निकाल सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग करने वाली ग्रीन हाउस गैसेस निकाल सकते हैं, उसका पीक निर्धारित कर लीजिए, बस इससे आगे नहीं। टू अचीव ए क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी, मतलब 2050 तक आपने क्लाइमेट न्यूट्रल बना लेना है। क्लाइमेट न्यूट्रल मतलब जितनी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हो रही है उतनी ही हमारी अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है जी, और हर कंट्री ने अपना पीक है ना, अधिक से अधिक जो निकालने वाले हैं, अधिक से अधिक ग्रीन हाउस गैस का लेवल है वो जल्दी से जल्दी अचीव कर लेना है। ठीक है जी। द पेरिस एग्रीमेंट इज ए लैंडमार्क इन ए मल्टीलेटरल क्लाइमेट चेंज प्रोसेस बिकॉज, इसका बड़ा महत्व है इस एग्रीमेंट का। क्यों? फॉर द फर्स्ट टाइम ए बाइंडिंग एग्रीमेंट, पहली बार ए बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो बातें होती थी, अब क्या है? बाइंडिंग है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए बाइंडिंग एग्रीमेंट ब्रिंग्स ऑल नेशंस इन ए कॉमन कॉज, ना, सब देशों को इकट्ठे लेकर आए हैं टू अंडरटेक एम्बिशियस एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड अडेप्ट टू इट्स इफेक्ट। कॉम्बैट भी करना है और जो कुछ उसके इफेक्ट होंगे उसके साथ क्या करना है? अपने आप को अडेप्ट करना है। ठीक है जी, ये बात हो गई। आगे है जी क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम पढ़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सीरियसनेस ऑफ द वेरियस थ्रेट्स फेस्ड टू मदर अर्थ, ये कुछ हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि जब हमने देखा कि इंसान के पंखों के कारण हमारी अर्थ को बहुत अधिक खतरे हो रहे हैं। ठीक, तो वर्ल्ड लेवल के जो देश हैं, वर्ल्ड लेवल के जो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमको इकट्ठे होकर कुछ बातचीत करनी चाहिए। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, तो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई एनवायरमेंट के ऊपर, कहाँ हुई? was held in 1992 at रियो डी जनीरो, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी रियो डी जनीरो में 1992 को यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट हेल्ड हुई। तो क्या हुआ? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं। कौन सी वाली? 1992। ठीक है जी। उसके बाद भी हुई हैं 10 साल बाद, फिर 10 साल बाद। द वर्ल्ड लीडर्स अडॉप्टेड द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और द UNFCCC। तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने क्या किया? अडॉप्ट किया भी, हाँ भी ऐसा फ्रेमवर्क हम लेकर आए हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को टैकल करेंगे। उसे कहते हैं यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और द UNFCCC। ठीक है जी। इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल लीगल इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो अलग अलग देशों का मल्टीलेटरल जो लीगल इंस्ट्रूमेंट क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, ये पहला ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है जी।
1992 वाली अर्थ समिट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड हैज ज्वाइंड द UNFCCC। अगर हम देखें तो हमारे कितने 206 देश हैं, उनमें से लगभग सभी ने इसको ज्वाइन कर लिया है। टू कंसिडर द वेरियस वेज सो एज टू कोऑपरेटिवली लिमिट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजेस एंड द रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज, ताकि हम मिलकर सारे एक दूसरे के कोऑपरेशन से क्या करें, दो ग्लोबल जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको क्या कर दें, लिमिट कर दें, रोक दें, और उसके द्वारा होने वाला क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काबू पा लें, वो भी उसको हम होने ना दें। इन 2-3 years, 2-3 साल में ही क्या हुआ, द कंट्रीज रियलाइज दैट द प्रोविजंस कंटेन इन द UNFCCC आर इनएडिक्वेट टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। तो देशों ने देखा कि हाँ भी हमने 1992 में बना तो ली, पर ये कोई इतनी स्ट्रांग नहीं है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए संस्था, तो क्या करें। एज ए रिजल्ट द नेगोशिएशन प्रोसेस हैज लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल एफर्ट। तो फिर क्या किया उन्होंने कहा चलो जी हम मिलकर क्या करते हैं, इसको और स्ट्रेंथन करते हैं। तो फिर क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नेगोशिएशंस, ठीक, तो क्या हुआ 2 years लेटर, ठीक, 1995 में शुरू हुई नेगोशिएशंस और 1997 में क्या हुआ, उन्होंने एक प्रोटोकॉल लेकर आए जिसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। वाज अडॉप्टेड इन क्योटो। क्योटो क्या है, ए सिटी ऑफ जापान। जापान में वो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल लेकर आए। प्रोटोकॉल मतलब लीगल एग्रीमेंट, भी हमने ये काम करना है, जिसमें स्पेसिफिकली हमने टारगेट सेट किए। तो कहाँ से क्लाइमेट, कहाँ से क्योटो, ऐसे कुछ याद कर लेना आपने, कहाँ से क्लाइमेट, कहाँ से क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। इट्स रेटिफिकेशन प्रोसेस वाज कॉम्प्लेक्स, एज ए रिजल्ट इट टुक लॉन्ग टाइम टू बी एंटर्ड इनटू फोर्स एंड एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। तो इसकी तस्दीक करने का जो प्रोसेस था ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स था, इसलिए सभी देशों ने थोड़ा टाइम लिया, इसको पढ़कर विचार कर फिर साइन किया। फिर जब एक निश्चित देशों के लोगों ने साइन कर दिया, तो फिर काफी समय बाद, मतलब तकरीबन 8 साल बाद ये जाकर लागू हुआ इन 2005। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइज द UNFCCC। तो जो हमने कन्वेंशन बनाई थी UNFCCC, तो उसकी प्रोविजंस को लागू करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए हमने आगे एक प्रोटोकॉल बना लिया। ठीक है जी, इतना हम कह सकते हैं। इट हेल्ड दैट द डेवलप्ड कंट्रीज आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके लिए, करंट हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसमें ये कहा गया कि हाँ भी जो इस समय ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो इस समय इतनी हाई अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस है एटमॉस्फेयर में, और जो हो रही हैं, वो उसके लिए ज्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, डेवलप्ड कंट्री, विच आर द रिजल्ट ऑफ अबाउट पास्ट 150 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो डेवलप्ड कंट्री ने पिछले 150 सालों में अपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के द्वारा काफी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट की है। तो इसलिए ये क्या है, लार्जली रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, हाई लेवल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये बात हुई। सो इट ओनली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो क्या क्योटो प्रोटोकॉल डेवलपिंग कंट्री के ऊपर भी लागू होता है, उनको भी ये बातें करता है? आपने कहना नहीं, इट ओनली बाइंड्स किसके ऊपर है, सख्त प्रोविजंस, कानूनी रूप से आपने इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, किसको, डेवलप कंट्रीज के ऊपर है, ये डेवलपिंग के नहीं है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देयर इज प्रोविजन ऑफ पेनल्टीज इफ द प्रोटोकॉल इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। अगर इस प्रोटोकॉल को लागू नहीं किया गया तो पेनल्टीज की प्रोविजन है। अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल देयर आर फॉलोइंग फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म। तो इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कुछ मार्केट मैकेनिज्म है, भी आपने इस हिसाब से ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करके अपने टारगेट को मेट कर सकते हैं। वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जी, ये 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में सीधा सीधा पूछे भी गए थे। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड एमिशन की ट्रेडिंग। इनको रट्टे मारना है, समझ के रट्टे मारना है। पहला है जी ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपस में ज्वाइंटली स्कीम को इंप्लीमेंट करेगी। कैसे, देखो, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन अंडर दिस द एनेक्स बी पार्टी विच मीन्स जो डेवलप्ड कंट्री है
जो डेवलप कंट्री हैं, कैन अचीव इट्स एमिशन रिडक्शन टारगेट्स अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो इनके एमिशन को कम करने के टारगेट्स हैं वो डेवलप कंट्रीज कैसे अचीव कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर ज्वाइंटली। ए डेवलप्ड कंट्री अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स बाय इन्वेस्टिंग इन एमिशन रिडक्शन और रिमूवल प्रोजेक्ट्स इन अनदर डेवलप्ड कंट्री। तो एक डेवलप कंट्री क्या करती है, मान लो कि किसी और डेवलप कंट्री में जो एमिशन है उसको रिमूव करने वाला या उसको रिड्यूस करने वाला प्रोजेक्ट लगाकर, इस लाइन को दोबारा पढ़ो, ए डेवलप कंट्री कैन अर्न एमिशन रिडक्शन यूनिट्स बाय इन्वेस्टिंग इन, एक डेवलप कंट्री दूसरी डेवलप कंट्री में क्या करती है, एमिशन रिडक्शन और एमिशन रिमूवल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके क्या करती है कि हाँ भी हमने इतना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस कम की हैं, तो उस हिसाब से वो अपने लिए क्रेडिट अर्न कर लेती हैं। इसका मतलब वो अपने देश में उतना एमिशन पैदा कर सकते हैं। 10 डेवलप्ड कंट्रीज हैव जॉइंटली रिड्यूस्ड एमिशंस, ठीक है ना, जब कर सकते हैं एमिशन, जब वो दिखा दें हाँ भी हमने अपने टारगेट चाहे अपने देश में मैंने नहीं रिड्यूस कर पाया पर मैंने दूसरे डेवलप कंट्री में ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस कर दी है, कम कर दी है। 10 डेवलप्ड कंट्रीज हैव जॉइंटली रिड्यूस्ड एमिशंस, तो उन्होंने एमिशंस कम कर दिए एक दूसरे के साथ मिलकर। ये बात हो गई। ईच एमिशन यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 1 टन ऑफ CO2। तो एक यूनिट कितना होता है, 1 टन CO2 के बराबर, ठीक है जी। द होस्ट कंट्री आल्सो गेट्स बेनिफिट, जहां पर ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है वहां पर भी उसको भी बेनिफिट होता है कंट्री को, कैसे, फ्रॉम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर एक तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमको पैसा मिल गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, और आपने टेक्नोलॉजी का भी यूज किया ना वहां पर, तो आपने टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दी, इसलिए होस्ट कंट्री को भी बेनिफिट हो गया। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी।